चलिए यूनिट 3 के नए लेसन पर चर्चा करते हैं। नया लेसन है हमारा गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ अगर हम समझें तो यहाँ से समझ सकते हैं कि कहीं पर भी क्या है, कोई भी आवेश है। आवेश से आप समझते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सभी पर क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूल होता है। तो गतिमान आवेश यानी कि जो आवेश है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और कहाँ पे गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ऐसा यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो हमारा ये लेसन होगा वो इस तरीके से होगा कि एक तो आवेश है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और साथ ही किसमें गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। यानी कि आवेश अगर गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र से किस तरीके से संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अगर गतिमान आवेश के संपर्क में आता है या उससे संबंधित किया जाता है तो किस तरीके से संबंध उसका जताया जाएगा। यानी कि आवेश गति भी कर रहा है और कहाँ पर है, वो चुंबकीय क्षेत्र में है। या फिर ये समझिए कि कहीं पर भी आवेश क्या है, गति कर रहा है। और वो गति आवेश करते हुए क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो उसका व्यवहार क्या होता है, उसके क्या जो प्रभाव है वो परिलक्षित होते हैं, इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। तो पाठ को आप समझ गए होंगे कि गतिमान आवेश यानी गति करता हुआ आवेश, और साथ ही उसके साथ क्या लिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र। दोनों चीजों का क्या प्रभाव आएगा, एक साथ दोनों क्या परिलक्षित करते हैं, इस चीज पर हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि कोई भी आवेशित कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश करता है तो वो किस तरीके से गति करेगा और उस पर कितना बल लगेगा। तो पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, और इसका दूसरा नाम होता है लॉरेंज बल। तो आप अपनी हेडिंग बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। आवेशित कण पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, इस चीज की हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई आवेशित कण प्रवेश कर जाता है तो उस पर किस तरीके का बल लगेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया। ये जो लाइनें हैं ये क्या कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही हैं। ये क्या कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर से उधर है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एन है, और यहाँ पर क्या है, एस है। दो चुंबक रखे गए हैं, एक इधर और एक इधर। तो इन दोनों के बीच में क्या पैदा हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दिशा क्या होगी, एन से एस की ओर, ऐसे करके हमने दिखा दी है। तो इस तरीके से ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, कोई भी एक आवेशित कण जो होता है वो क्या करता है, प्रवेश करता है। आवेशित कण का अर्थ यह है कि मान लीजिए इसमें क्या कर जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या हो सकता है, कोई भी प्रोटॉन हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी प्रोटॉन। यानी ऐसा कोई भी सूक्ष्म कण जिस पर क्या है, आवेश है, वो कण इसमें प्रवेश करता है, इसमें है। तो उस पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, उसे कहते हैं हम लॉरेंज बल। क्या कहते हैं उसे, लॉरेंज बल भी हम इसे कहते हैं। इसी हेडिंग का दूसरा नाम है लॉरेंज बल। तो चलिए समझते हैं कि माना कि एक कण, एक आवेशित कण है। कैसा कण है, आवेशित कण। माना कि एक आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिस पर क्या है, क्यू आवेश है। प्लस क्यू का नहीं कह रहे हम, ये कह रहे हैं कि उस पर कोई भी आवेश है, उस पर क्या है, कोई भी आवेश है, क्यू आवेश है। वह बी तीव्रता वाले, कौन से, बी तीव्रता वाले, यानी कि बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में वी चाल से गति करता है। वी चाल से गति करता है, यानी कि वो कण जो है उस क्षेत्र में वी चाल से गति करता है। तब उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, तो उस पर लगने वाला बल, वो जो बल है F बराबर वो होता है QVB sin थीटा। अब यहां पर बात ये आती है कि जो कण इसमें प्रवेश किया है उस पर आवेश कितना है, Q है,
वह कितनी चाल से उसमें गति कर रहा है, v चाल से गति कर रहा है, और कितनी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, v तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में वो गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, F बराबर QVB sin थीटा होगा। इसे हम लॉरेंज बल का व्यंजक कहते हैं। तो हमने कहा कि माना कि एक आवेशित कण जिस पर Q आवेश है वह V तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में V चाल से गति करता है या उसमें प्रवेश करता है, तब उस पर लगने वाला जो बल होगा F बराबर QVB sin थीटा होगा। जहां अब और एक बार समझ और गहराई से समझते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे। Q क्या है, कण पर आवेश है। Q बराबर क्या होगा यहाँ पर, कण पर आवेश, यानी कि अगर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाएंगे कण पर आवेश, यानी कण पर जो आवेश है उसे हमने किससे प्रदर्शित किया है, Q से। B बराबर क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है, कितना है उसका मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना होगा वहां पर। और V बराबर क्या है, कण की चाल है। V बराबर क्या है, कण की चाल। तो V यहाँ पर कण की चाल है कि जो कण है वो कितनी तेज गति से उसमें प्रवेश कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर थीटा और दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, थीटा। तो ये थीटा क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व कण की चाल की दिशा के बीच का कोण, दिशा के मध्य का कोण। यहां पर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर जो थीटा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र व कण की चाल की दिशा के मध्य बना कोण है। जो कण इसके अंदर प्रवेश कर रहा है वो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए उसमें गति कर रहा है, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। कितने डिग्री के कोण पे उस पे क्या है, प्रवेश किया है, और उसमें कितने डिग्री का कोण बनाते हुए उसमें चल रहा है, तब उस पर लगने वाला जो बल होगा F बराबर वो होगा QVB sin थीटा। यहां तक आप नोट करें, फिर हम आगे और इसमें बढ़ते हैं कि आगे क्या है। ओके, चलिए। तो यहां पर फिर आगे हम ये बढ़ते हुए ये देखते हैं कि अब यहां पर विभिन्न कंडीशंस की बात करते हैं कि यदि कण, अब यहां पर हमने इतना तो जान लिया कि इसमें जब प्रवेश करेगा तो उस पर क्या है, एक बल लगेगा। अब यदि यहां पे बात करते हैं कि यदि कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, यदि कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, यदि कण क्या करता है, यहां पर पहली कंडीशन आपकी ये है कि यदि कण जो है वो क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, ऐसा लिख देते हैं, गति करता है, गति करता है, यानी कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसी दिशा में वो कण क्या है, गति कर रहा है, तब उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये क्या है, कोई एक आवेशित कण है और ये भी उसी दिशा में गति कर रहा है जिस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो गया V, और ये वाला जो कण है ये उसी दिशा में गति कर रहा है जिस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस पर कितना बल लगेगा, तो आइए यहां पर हम समझते हैं कि सबसे पहली कंडीशन यहां पर थीटा बराबर कितना होगा, यानी कोण कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में है और जो आपका कण है वो गति कर रहा है उसी दिशा में, तो दोनों की दिशा सेम हो गई। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो कोण है, दोनों की, ये भी लाइन इधर है, ये भी लाइन इधर, तो दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, थीटा बराबर 0 होता है, यानी कि इनके बीच में कोई भी कोण नहीं है। उसी के समांतर जब प्रवेश कर रहा है, गति कर रहा है, तो कोण कितना होगा आपका, 0 होगा। तो थीटा बराबर कितना है, या 0 है। थीटा बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तब उस पर लगने वाला बल, तब उस पर लगने वाला बल, तब उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, लगने वाला बल, तब उस पर लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर आप जानते हैं QVB, और यहां पर होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पर आप क्या लगाइएगा, 0 लगाइए, क्योंकि साइन थीटा, अब थीटा बराबर 0 है, तो F बराबर क्या होगा, QVB, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो F बराबर कितना निकल के आएगा, 0। यानी कि यदि कण क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है, दिशा के समांतर गति करता है, तो उस पर कोई भी बल नहीं लगता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अतः कण पर कोई बल कार्य नहीं करता, अतः कण पर कोई बल कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता। आप इतना समझ लीजिए।
कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इतना मत समझिएगा कि वीडियो देख रहे हैं हम, ये समझ लीजिए कि हम क्या है आमने सामने होकर के बात कर रहे हैं, मैं उसी उद्देश्य उसी भाव से पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी ये नहीं समझें कि ये सिर्फ एक वीडियो है, इसे उतने ही गहनता और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें जितना आप क्लासरूम में पढ़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, वक्त का सदुपयोग करें क्योंकि वक्त आपके पास अब ज़्यादा नहीं है। तो अपने बेकार के जो समय बेकार करने वाली चीज़ें हैं, कार्य हैं, उनसे थोड़ा बचें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर करें। और साथ ही क्या है, अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहें, अपनी पढ़ाई की ओर प्रयासरत रहें, क्योंकि समस्याएं परिस्थितियां जो हैं अब इस चीज़ के लिए हमें जवाब नहीं देती हैं कि हम अपने समय का क्या करें, दुरुपयोग करें या बिगाड़ें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा कुछ करना होता है, तो ज़्यादा गहनता से आपको अध्ययन करना होगा। अभी क्या है, आपको ओल्ड पेपर्स को नोट करना होगा, इनको एक बार रिवाइज करना होगा, फिर न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, और भी सारे विषय हैं, उन पर भी उतना ही कंसंट्रेशन बनाए रखें। तो मेरी बात प्लीज आप मानें और फोकस करें। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा, आराम से होगा। कंसंट्रेशन बनाएं, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अपने आप पर नहीं लें, कोई भी दबाव अपने आप पर नहीं लें। तो इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, इसी तरीके से आप पर भी कोई भी बल कार्य नहीं करना चाहिए। बातों को क्या है एंजॉय कीजिएगा। अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो क्या है उसे शेयर करिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी की तरह की कोई बल इस पे कार्य नहीं कर रहा है। यदि कण क्या है क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो क्या है उस पर लगने वाला जो बल है वो कितना होता है, 0 होता है। अतः कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, इतनी सी बात हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर इतनी सी बात हो गई। अब बात आती है कि यदि कण, इसको यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां तक करने के बाद अब बात ये आती है कि यदि कण क्या करता है, क्षेत्र के लंबवत गति करता है। यानी कि अब जो कण है वो पहले तो ऐसे करके गति कर रहा था, यूं करके ही गति कर रहा था। अब की बार क्या करता है, वो कण क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। यानी कि जो थीटा, वो जो कण है वो कैसे करके गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। यानी कि इसके अंदर गया चुंबकीय क्षेत्र में और ऐसे करके गति कर रहा है ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र यूं है और ये कैसे गति कर रहा है, यूं करके गति कर रहा है। ठीक है, ये यूं है और यूं है। जब दो चीजें यूं ऐसे होती हैं तो लंबवत होता है, ऐसी बात होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि कण क्या, यहाँ पर दूसरी कंडीशन आप स्टार बना के लिखिएगा, यदि कण क्षेत्र के लंबवत, यदि कण क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है। यदि कण क्या करता है, क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तब यदि कण क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब क्या होगा, तब यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, तब थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि लंबवत का मतलब होता है यानी कि ये वाला कोण और ऐसे करके, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। तो जो कोण बनने वाला है वो कितने का है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। तब वही एफ बराबर आप क्या कीजिएगा, क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। थीटा बराबर आप कितना लगाइए यहाँ पर, क्यू बी साइन 90 डिग्री लगाओ। जब आप साइन 90 डिग्री लगा देंगे तो क्यू बी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एफ बराबर कितना होगा उस पर, क्यू बी, यानी कि उस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, एफ बराबर क्यू बी। और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम बल, यानी कि ये अधिकतम बल है जो इस पर क्या है लगेगा। अगर कण क्या कर रहा है, यूं करके गति कर रहा है तो उस पर 0 बल लगेगा, और अगर लंबवत गति कर रहा है तो क्या है उस पर अधिकतम बल कार्य करता है। तो ये दूसरी कंडीशन थी जिसमें क्या है बल कितना लगेगा, F बराबर क्यू बी लगेगा। नोट करें यहां तक, फिर आगे इसको मिटो के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कण जो है वो ना तो समांतर प्रवेश कर रहा है और न ही लंबवत प्रवेश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अब वो जो प्रवेश कर रहा है वो कैसा है, किसी विशेष कोण थीटा डिग्री पे क्या है प्रवेश कर रहा है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो, उस पे प्रवेश कर रहा है। तो तीसरी कंडीशन होगी यहाँ पर, यदि कण क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, यदि कण क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। यदि कण क्या करता है, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, या ओ सॉरी गति करता है, ऐसा लिखेंगे, प्रवेश की भी बात नहीं कर रहे हैं। कोण बनाते हुए गति करता है, गति कर रहा है, यहाँ पे ऐसे करके गति कर रहा है।
ओके, तो यहाँ पर थीटा बराबर आप थीटा ही लगाएंगे, तो एफ बराबर उस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू वी वी साइन थीटा। अब बात ये रहेगी कि वहां पर जो बल होगा, यहाँ पे जो कोण होगा वो क्या है आप लगा देंगे। अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 का वैल्यू लगाएंगे, अगर 45 डिग्री है तो साइन 45 का लगाएंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका मान है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो आप 90 डिग्री लगाएंगे, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक का जो हमारा था टॉपिक वो खत्म हुआ। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो बदल जाएगी। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बात करते हैं। टॉपिक सेम टू सेम है, उसी तरीके से है। अब यहां पर हम ये समझेंगे कि यदि मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र पहले की तरह ही बना देता हूं मैं यहाँ पे ऐसे करके, और चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की दिशा में इस तरीके से गति इस ऐसे है, और इसमें क्या करता है, कोई भी कण प्रवेश करता है ऐसे करके, यानी कि कोई एक कण है यहाँ पे, ये जो कण है ऐसे करके आवेशित कण, इसकी 3 कंडीशन है। एक तो ये कण जो है यहां से ऐसे करके प्रवेश करे इसमें, या फिर ये कण जो है यहां से ऐसे करके प्रवेश करे, या फिर यहां से ऐसे करके प्रवेश करे। तीनों पॉसिबिलिटी है, तीनों ही बातें हैं। अब बात यह है कि जब ये कण इसमें गति करेगा, यूं करके अपनी गति करते हुए जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब ये पहुंचता है तो इस पर क्या होता है, एक बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचेगा तो इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। जब ये बल इस पर लगेगा तो इसका जो पथ होगा वो बदल जाएगा। इसका जो मार्ग है, गति करने का जो पथ है, पथ समझते हैं, मार्ग है, रास्ता है, वो क्या है, इसका बदलेगा। तो यहां पर हम यही समझेंगे कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हुआ प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है। इसमें 3 कंडीशन है, जो कण ऐसे करके प्रवेश करे, जब कण ऐसे करके प्रवेश करे, और जब कण क्या है, तिरछा प्रवेश करे। इस तरीके से उसमें तीनों चीजें हैं। चलो, तो यहां पर हेडिंग बनाइए, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, आवेशित कण का पथ, आवेशित कण जो होगा उसका पथ क्या होगा, आवेशित कण का पथ, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ किस तरीके का होगा, इस पर बात करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण होगा वो किस तरीके से प्रवेश करेगा। नंबर पहली वहां पर बात ये करते हैं कि यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, वही पुरानी वाली बात है, प्रवेश करता है। यदि कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या करता है, समांतर प्रवेश करता है, तब उस पर लगने वाला बल, तब उस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर कितना होता है, 0 होता है। यदि कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, F बराबर 0 होता है। तो फिर यहां पर उसका जो पथ होगा, तब कण का पथ, तब कण का पथ, जब जो कण जो होगा वो किस पथ पर गति करेगा, यानी कि कण इसके अंदर प्रवेश करेगा तो वो किस तरीके के, कैसे रास्ते को अपनाएगा, तब कण क्या होगा, तब कण अपने मार्ग पर सीधा निकल जाएगा, अपने मार्ग पर सीधा निकल जाएगा। अगर कण क्या करता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता हुआ उसमें प्रवेश करे, तो वह कण क्या करेगा, अपने उसी मार्ग पर क्या है, सीधा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, इसका कारण भी ये है कि क्योंकि उस पर क्या है, कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। जब उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा तो वो अपना क्या है, सीधा निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप अपने घर से कहीं पे निकल के आपको कहीं जाना है। अब मान लीजिए कि आप पर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी आपके लिए भय नहीं है, तो आप क्या होगा, सीधे अपने घर से निकलेंगे, जहां आपको जाना था वहां सीधा पहुंच जाएंगे, अपने जिस मार्ग पे आए थे उस मार्ग पे निकल जाएंगे, जहां आपको पहुंचना था वहां पहुंच जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आप पर क्या है, कोई भी बल लगे, बल लगने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए आपकी ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि आपको किसी चीज का भय लग जाए, कोई भी खिंचाव, खिंचाव का मतलब होता है कोई चीज आपको प्रभावित कर दे, तो फिर आपका मार्ग जो है बदल जाएगा। आप अपने उस रास्ते को क्या कर देंगे, बदल देंगे। आप उस रास्ते से क्या होंगे,
हट जाएंगे, दूसरा रास्ता अपना लेंगे, या आप अपने रास्ते से क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े होकर के जाएंगे या दूसरी जगह पर चले जाएंगे, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका रास्ता बिल्ली काट जाती है तो आप क्या है अपना मार्ग बदल सकते हैं, रुक सकते हैं। वो सारी चीजें क्या है बल के अंतर्गत आती है। तो सेम टू सेम अभी इस पे कोई भी बल नहीं लग रहा है तो उस रास्ते पर क्या है ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो पहली कंडीशन, तब कण का जो पथ होगा वो क्या होगा, कण जो है वो अपने सीधे मार्ग पर निकल जाएगा। कण क्या है अपना बिल्कुल सीधा का सीधा निकल जाता है, वहां ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं होती। यहां तक नोट करें। ओके, अब दूसरी कंडीशन पर क्या करें हम यहाँ पर, यदि कण क्या करता है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। दूसरी कंडीशन में कण यूं करके प्रवेश कर रहा है, यहां से ऐसे करके ऊपर की ओर प्रवेश करता है। यदि कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यदि कण क्या करता है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब क्या फर्क पड़ने वाला है, प्रवेश करता है। यदि कण क्या करेगा, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तब उस पर क्या प्रभाव होगा, तब F बराबर क्या होता है उस पर QVV, यानी कि उस पर बल जो होता है वो लगता है। पहले तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन बल अब की बार क्या है इस पर लगेगा, और जो बल लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, यानी सबसे ज्यादा लगता है। तो ये कण इसके अंदर जाएगा और जाते हुए कैसे पथ पर गति करने लगेगा, इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। ये कण इसके अंदर जाएगा और ऐसे करके क्या है एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। किस पथ पर गति करेगा, ये वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। तब कण का जो पथ होगा, तब कण का पथ, तब जो कण का पथ होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। वह किस मार्ग पर गति करेगा, वृत्ताकार। किस पर गति करता है वो, वृत्ताकार मार्ग पर, यानी कि एक वृत्त बनाते हुए उसके अंदर क्या है वो पार होगा, गति करेगा। कैसा मार्ग अपनाएगा वो, वृत्त वाला जो मार्ग है उसे अपनाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात कर ली कि वो वृत्ताकार मार्ग अपनाएगा। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि वो इस वृत्त पर क्या है, इस वृत्त के पथ पर क्या है वो गति करेगा। तो वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या। तो अब हमें ये प्रश्न आता है, ये न्यूमेरिकल आता है वहां पर उठता हुआ कि यदि कण क्या है उस पर वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको दी गई होंगी। तो वो कहेगा कि कण की जो जिस पथ पे उसने गति की है, जिस वृत्ताकार मार्ग पे गति की है, उसकी त्रिज्या क्या है। यानी कि इस पथ पे गति कर रहा है तो इस पथ की त्रिज्या क्या है। तब वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, तब वृत्ताकार मार्ग की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो होगी वो होगी r बराबर mv अपॉन qv। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो होती है r बराबर वो कितनी होगी, mv अपॉन qv। तो कण की त्रिज्या जो r बराबर mv अपॉन qv लगा देंगे, उस पथ की जो त्रिज्या होगी। और यहाँ पे जहाँ m बराबर क्या होगा, यहाँ कण का द्रव्यमान लगाएंगे। m बराबर क्या है, कण का द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान होगा उस कण का वो लगा देंगे। v बराबर कण की चाल लगाई जाएगी कि कण की चाल क्या थी वहां पर, वो चाल लगा देंगे। और q बराबर जो होगा वो होगा आवेश, यानी कण पर जो भी आवेश है उसे आवेश को यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कण का आवेश। और b बराबर आपको पता ही है कि b बराबर क्या लगाना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगाना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो m बराबर क्या, कण का द्रव्यमान लगाएंगे, कण की चाल लगाएंगे, इस तरीके से क्या है इसे कर लेंगे। और याद रखेंगे कि जब भी वो कण क्या करेगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से प्रवेश करेगा, लंबवत प्रवेश करेगा, तो आप पाएंगे कि उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार पथ पर क्या है वो गति करता हुआ बाहर निकलेगा, या उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार रहेगा। अभी दूसरी बात यह है कि अगर कण मान लीजिए कि वो वृत्ताकार पथ पे गति नहीं करता है और किसी थीटा कोण पर क्या है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर है कि यदि कण तिरछा प्रवेश करता है, यानी कि कोई थीटा कोण बनाते हुए क्या है उसमें प्रवेश कर रहा है। तिरछा प्रवेश क्या है, तिरछा प्रवेश करता है, तिरछा प्रवेश करता है। तो कण मान लीजिए कैसा प्रवेश कर रहा है, तिरछा प्रवेश करता है, तब जो है यहाँ पे क्या चीज होगी, ये बात है कि यदि कण तिरछा प्रवेश करता है, यदि कण तिरछा प्रवेश करेगा तो F बराबर जो होता है उस पर वो होता है QVB sin थीटा, यानी कि अब भी उस पर क्या है बल लगता है। और उसका जो पथ होता है, वो जो पथ पर गति करेगा वो होता है उसका कुंडलिनी। कैसा पथ होता है उसका, कुंडलिनी पथ होता है, जिसको अंग्रेजी में हेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिकल कहते हैं। यानी कि
वो स्पाइरल जो शेप होती है, स्पाइरल शेप में क्या करेगा, गति करता हुआ बाहर निकल जाएगा। यानी कि ऐसे करके प्रवेश करते हुए, जो घूमते हुए ऐसा जो पथ होता है, इस पथ को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। स्पाइरल पथ होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या है, ये स्पाइरल पथ है। तो इसके अंदर जब ये अगर कण तिरछा प्रवेश करेगा तो यूं करते हुए क्या है, इससे बाहर निकलेगा। और जो स्पाइरल शेप में यानी कि कुंडलिनी पथ पर जो गति करेगा, तो उस कुंडलिनी की जो त्रिज्या होगी आर बराबर वो होती है एम बी साइन थीटा बट्टे क्यू बी। वहां पर क्या थी, जो त्रिज्या थी वो एम बी बट्टे क्यू बी थी। यहाँ पर क्या है, एम बी साइन थीटा बट्टे क्यू बी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। बस आपको कोण भी इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा कि जो कण है वो कितने कोण पर क्या है, इसमें प्रवेश किया है। तो ये थे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, कोई भी गतिमान आवेशित कण है तो उस पर लगने वाला बल और उसकी जो यहाँ पे देखा कि पथ है वो कैसा रहता है। चलिए अब नया टॉपिक की बात करते हैं। अब यहाँ पर नई चीज है कि अब दूसरी तरीके से मान लीजिए कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक तार है, वो तार क्या है, कहाँ पे रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, धारावाही चालक तार का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे करके यूं की दिशा में है, तो एक तार यूं सीधा करके इसमें रखा हुआ है, और वो सीधा तार जो होता है उसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, नई हेडिंग बनाएंगे अब, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या है, इस चीज की बात करते हैं कि क्या होगा वो बल। तो चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो माना कि एक धारावाही चालक तार है, माना कि एक धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार, माना कि एक धारावाही चालक तार जिस पर या जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है जिसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। वह बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उसकी तीव्रता कितनी है, बी है, बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है, बनाते हुए रखा है। और तथा तार की जो लंबाई है वो कितनी है, तथा तार की लंबाई एल है, यानी एल लंबाई का तार है। एल लंबाई का जो तार होगा वो क्या है, वहां पे रखा हुआ है ऐसे करके, यानी चुंबकीय क्षेत्र यूं करके है, ऐसे करके इधर से इधर की दिशा में यूं करके लगा दिया गया। और इसमें क्या हो गया, एक एल लंबाई का तार जो है यूं करके ऐसे करके रखा हुआ है, और इसमें साथ ही क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा जो है प्रवाहित हो रही है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। तब इस पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा। कितना बल लगता है इस पर, F बराबर आई एल बी साइन थीटा जो बल है इस पर लगता है। जहां I बराबर क्या है, प्रवाहित धारा है, आई क्या है इसमें, प्रवाहित धारा। तार में जो प्रवाहित धारा हो रही होगी आई है, एल तार की लंबाई है, एल क्या है यहाँ पर, तार की लंबाई, और बी बराबर है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान। और थीटा बराबर आपको पता ही है कि तार व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ये जो होंगे ये क्या है, यहाँ पर लगा दिए जाएंगे, कौन कौन, तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे लगा देंगे, ये मान सब लगा देंगे। तो क्या है, आप इसे, इस पे जो आधारित सवाल होगा या फिर जो भी जो बल होगा उसका जो व्यंजक है वो क्या है, बराबर आई एल बी साइन थीटा है। यहाँ तक आप क्या है इसे नोट करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट करते हैं और अब बात करते हैं कि यहाँ पर अब चलिए नोट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा रहेगा। उस टॉपिक को हम बदलते हैं, जो हमने
पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, वो हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि दो समांतर अनंत लंबाई के जो हैं धारावाही चालक तार हैं। अब यहां पर बात है कि दो समांतर धारावाही चालक तार, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य, चालक तारों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला क्या है, ये बल है। इसका मतलब ये है कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, एक तार ये रहा और एक तार ये रहा, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। पहले तार में मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा यहाँ पे है। तो इन दोनों तारों के बीच में क्या है, जो बल लगेगा उसकी हम गणना करने वाले हैं कि इन दोनों तारों के बीच में क्या है, कितना बल यहाँ पर लगा हुआ है, कितना बल इनके बीच में लगता है। और इसी हेडिंग से क्या है, हम एम्पियर की भी परिभाषा देंगे। यहीं से क्या देंगे हम, यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा की 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होती है वो कितनी होती है, इसी से निकालेंगे हम एम्पियर की परिभाषा। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर ये दो तार यहाँ पे रखे हुए हैं तो पहले तार में अगर मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा इसके चारों ओर, इसकी चारों ओर क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, यहाँ इस तार में भी क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार के कारण भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस तार में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण इसके चारों ओर क्या पैदा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा तार आ गया, दूसरा तार आ गया और उसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ और इसमें धारा बह रही है तो इस पर क्या होगा, एक बल लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक तार है तो उस पर क्या है, एक बल लगता है। तो इसका मतलब इस तार के कारण इस पर बल लगेगा। और सेम प्रोसेस वही होगा कि इस तार में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और ये वाला जो तार है धारावाही चालक तार उस तार के चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा तो उस तार के कारण इस पर बल लगेगा। इसका मतलब दो अगर समांतर धारावाही चालक तार हैं तो ये वाला तार जो है इस पे बल लगाएगा और ये वाला तार इस पे बल लगाएगा। इस तरीके से लगाते हैं, दोनों जो तार हैं एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। और चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों तारों के बीच में जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली है, r मान ली है। और ये दोनों तार क्या है, कागज के तल में है, ऐसे करके लंबे लंबे यूं करके मान लीजिए कि कागज के तल में यूं करके रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, कागज के तल में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो तार हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि अब ये जो दोनों तार हैं यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये यहाँ से r दूरी पर रखे हुए हैं। इस तार को नाम देते हैं हम PQ, क्या देते हैं, PQ। और इस वाले तार को नाम क्या देते हैं, हम RS देते हैं। पहले वाला तार क्या है, PQ है और दूसरा वाला तार हमारा कौन सा है, RS है। दो तार हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ से कि दो हमने यहाँ पे तार ले रखे हैं, पहले तार में I1 धारा, दूसरे में I2 धारा है। यहाँ लिखा हमने, माना कि तार PQ व RS कागज के तल में है तथा इनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं हैं, इसमें I1 और उसमें I2 धाराएं हैं तथा इनके बीच की दूरी r मीटर है, दोनों के बीच की दूरी r मीटर है। PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी PQ तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण इस RS पर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, वो है यहाँ पर B1 बराबर μ0/2 I/r। ये हमने पढ़ा है कि अगर किसी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कारण कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। अतः RS की L लंबाई पर लगने वाला बल, अतः RS जो तार है आपका ये वाला, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, I2B1 L sin थीटा। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं IBL sin थीटा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आ गया ये तार, इसमें धारा वही, इसमें चुंबक बना इसके चारों ओर, तो ये तार चुंबक में आ गया तो इस तार की प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, L मीटर लंबाई पे, L मीटर जो लंबाई है उस पे लगने वाला बल, I2 धारा है इस तार में, B1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया वो तार और L लंबाई है और sin थीटा नहीं थीटा बनाते हुए, लेकिन थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है।
तो F बराबर हो गया आपका I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बट्टे R और L। ये V1 का जो वैल्यू है हमने कहां से रख दिया, ये समीकरण 1 से रख दिया, इसे समीकरण 1 बना दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 से क्या है, V1 का मान रखिए, ताकि आगे सुरक्षा और आपको याद भी रहेगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बट्टे R हो गया। F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बट्टे क्या है R, और यहाँ पर क्या हो गया आपका L हो गया। L क्या हो गई यहाँ पे, लंबाई। अगर हम इस L लंबाई को इस बल के नीचे ले आए तो ये वाली जो लाइन होगी F बट्टे L, ये दिखाती है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। यानी कि L मीटर लंबाई पे इतना बल लग रहा है, तो F बट्टे L जो होता है वो ये बताता है कि इसकी प्रति एकांक लंबाई पे कितना बल लगता है। तो RS की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा F बट्टे L, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बट्टे R। कितना बल लगेगा, इस तार में बहने वाली धारा के कारण इस पर नजदीक वाले तार पे इसकी प्रति एकांक मीटर लंबाई पे, इस तार में बहने वाली धारा के कारण इस तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई पे इतना बल लगता है। तो याद रखिए कि इतना ही बल, यानी कि इस तार के कारण भी इस पे बल लगेगा, तो इस RS तार के कारण इस पे कितना बल लगेगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। तब तक आप क्या करना है, नोट कर ले पॉज करके। ठीक है, पॉज करके नोट किया। अब आगे हम बात करते हैं कि अब जो RS आपका तार है उसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, और फिर आगे चल के हम इस डेरिवेशन से क्या निष्कर्ष निकालने वाले हैं वो सीखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार RS तार के कारण तार PQ की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसी प्रकार RS तार के कारण तार PQ की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो इसके कारण क्या होगा, इस पे लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं। तो वो क्या होगा, F बट्टे L। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, I1। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसमें धारा I1 है, उस वाले में धारा I2 है, तो I2 हो गया और क्या हो गया R। यानी कि दोनों में क्या होगा, ये भी उसी पे उतना ही बल लगाएगा और वो भी क्या होगा, इस पर ही इतना बल लगाएगा। बस बात ये है कि दोनों में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में प्रवाहित होती है, दोनों तारों में क्या है, समान दिशा में प्रवाहित होती है, तब ये तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करेंगे, ये तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यदि तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, और यदि तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यदि तार में जो धारा है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, अगर इन तारों में धारा एक ही दिशा में है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर दो अलग अलग दिशाओं में है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहां तक आप क्या है, नोट करिएगा, फिर आगे बात करते हैं क्या है। पॉज करें, नोट करें। चलिए, अगर मान लेते हैं कि दोनों तारों में क्या होती है, विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दोनों जो तार हैं उनमें विद्युत धारा क्या होती है, एक ही दिशा में। माना दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित होती है। समान दिशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब समान धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी धारा इस तार में प्रवाहित हो रही है, उतनी ही धारा क्या हो रही है, दूसरे तार में।
दोनों तारों में जो विद्युत धारा का मान है वो कैसा है, समान है। ठीक है, तो प्रवाहित होती है, तो I1 बराबर है किसके, I2 के। I1 बराबर है किसके, I2 के। दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, तब क्या होगा, तब F/L बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहां पर I1 मल्टीप्लाई I1, यानी कि दोनों की जगह पे हमने कर दिया कि I1 और I2 दोनों क्या है, समान धाराएं हैं, बराबर हैं, और ये दोनों धाराएं किसके बराबर हैं, I के। मान लो कि I धारा प्रवाहित हो रही है दोनों तारों में, I इसमें, तो I हो गया, और नीचे कितना हो गया आपका R। तब F/L बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका I², नीचे कितना हो गया R। यदि तार में एकांक धारा प्रवाहित हो, यहां तक की तो बात यह है कि यदि इतना प्रवाहित होगी तो इतना बनेगा, यानी कि दोनों तारों में समान धारा है, तो यदि तार में एकांक धारा प्रवाहित हो, यानी कि एक, जिसका मान कितना है, एक है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, एकांक धारा प्रवाहित होती है, तब यहां से हम परिभाषा बनाएंगे कि लास्ट में आके क्या बनेगा। यदि तार में एकांक धारा प्रवाहित होती है, तब F/L जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और I की जगह पर आप रखेंगे क्या, 1, यानी कि I बराबर क्या रख देंगे आप, 1 रख देंगे, तो 1 का वर्ग हो गया, नीचे क्या हो गया R, और दोनों तार क्या हैं, 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, और R बराबर भी हमने कितना कर दिया, 1। यदि L बराबर 1 और I बराबर भी 1, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, R बराबर भी 1, दोनों जगह पे धारा भी एकांक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 मीटर है, और इनके बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों तारों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर है। तब F/L जो होगा वो म्यू नॉट अपॉन, यहाँ R की जगह पर भी 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो F/L का जो मान निकल के आएगा, म्यू नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, नीचे कितना 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 काट दिया, तो कितनी बार, 2 बार, तो F/L बराबर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 गुणा 10 की पावर -7 निकल के आया। कितना निकल के आया, F/L बराबर कितना निकल के आया, 2 गुणा 10 की पावर -7। तो इसका मतलब ये निकलता है कि यदि दो तार हैं और वो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, तो उनकी जो प्रति एकांक लंबाई होती है, जो L लंबाई है, यानी कि उनकी प्रति एकांक लंबाई पर अगर वे तारों में एकांक धारा प्रवाहित कर दी जाती है और वे तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे जाते हैं, तो उनके बीच में कितना बल लगता है, 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल लगता है। यदि दो तारों में, एक ऐसे तार जिनमें क्या हो रही है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है दोनों तारों में, और तार क्या है, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर हैं, दोनों एक दूसरे से समांतर रखे हुए हैं, तो उनकी प्रति एकांक मीटर लंबाई पर कितना बल लगता है, 2 गुणा 10 की पावर -7 बल लगता है। यहीं से हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर को समझाएंगे कि 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है। यानी कि हमने जब 7 मूल मात्रक और मूल राशियां जब हमने पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि विद्युत राशि, विद्युत धारा जो होती है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। मूल मात्रक और मूल राशियां, यानी कि विद्युत धारा मूल राशि है, और वहां पर आपने पढ़ा एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर विद्युत धारा हम किसे कहेंगे, इस चीज को यहां से समझा जाता है, वहां पर भी क्या होती है, डेफिनेशन लिखी होती है। तो यहां पर बात समझिए कि यदि दो सीधे समांतर रखे, 1 मीटर की दूरी पर समांतर रखे तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके बीच में 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल लगता है, तो उन तारों में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। समझ रहे हैं, दो तारों के बीच में यदि वो 1 मीटर की दूरी पे हैं, समांतर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में यदि 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल पैदा हो, तो उन तारों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। इसी को हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है, वह विद्युत धारा होती है जो
वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में, क्योंकि ये तार जो है कहां पे रखे गए हैं, या तो वायु में है या कहां पर है, वायु या निर्वात में। ठीक है, धारा होती है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे के से ऐसे करते हैं, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर समांतर रखे तारों में प्रवाहित करने पर, समांतर रखे तारों में प्रवाहित करने पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ओके, इसका मतलब ये निकलता है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर समांतर रखे तारों में प्रवाहित करने पर 2 गुणा 10 की ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मैं चलो सही करता हूं, प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, तो ये जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही होगी वो क्या कहलाएगी, यहां पर 1 एम्पियर कहलाती है। कितनी कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। यहां से हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा दे देंगे। ठीक है, यहां से हम क्या कर देंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा दे देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम एक छोटा सा और टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं, इसको नोट कर लें अगर नहीं किया है तो, कि यदि मान लीजिए कि कोई कुंडली अगर कहां पे रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। जिस तरीके से वहां पर क्या पढ़ रहे थे हम, वहां पर भी हम बल युग्म का आघूर्ण पढ़ के आए थे, और यहां पर भी हम क्या पढ़ेंगे, बल युग्म का आघूर्ण ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बल युग्म का आघूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर बलयुग्म का आघूर्ण का मतलब है कि मान लीजिए अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, इस तरीके से क्या लगाया गया है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे करके लगा दिया गया है। ठीक है, यूं करके अगर मान लीजिए कोई कुंडली रखी है तो इस पर क्या है, एक बलयुग्म लगेगा, एक बल होगा जो इसे नीचे धकेलेगा, और एक बल होगा जो इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर, यानी एक बल ऊपर को लगेगा, एक नीचे को लगेगा। ठीक है, ऐसे करके एक ऊपर लगेगा और एक कहां पे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो 2 विपरीत बल जो होते हैं, अगर विपरीत दिशा में एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो वो बल क्या करते हैं, बलयुग्म आघूर्ण पैदा करते हैं और उसे घुमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, तो जो इस बलयुग्म के आघूर्ण को जो हम प्रदर्शित करते हैं उसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। बलयुग्म का आघूर्ण बराबर किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से, और टाउ बराबर होता है NIAB sin थीटा। यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, टाउ बराबर क्या, NIAB sin थीटा। याद रखें, गुस्सा दिलाने की आवश्यकता है नहीं आपके लिए। जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी थ्योरी हैं, इन सबको एक छोटी सी कॉपी में सारे फॉर्मूले, सारी चीजों को नोट करें। ये फालतू के कार्य करना बंद कर दें, वरना ज्यादा सही नहीं होगा। ठीक है, तो विशेष रूप से कह रहा हूं, फिर से पढ़ाई में मन लगा लें। ऐसा ना करें कि मुझसे कुछ छुपा के आप क्या है बचाए रखें, ऐसा नहीं। घर में अगर आप अंदर भी बैठे हुए हैं तो आप क्या है सच्चे मन से पढ़ाई करना शुरू कर दें। ये आपका समय नहीं है कि आप जो है फालतू समय बेकार करें। मैं 2 बार समझा चुका हूं, पहले आपको देखे बिना और दूसरा आपको देख के। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में क्या है आपको पढ़ना है। बेकार की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो गया, NIAB sin थीटा हो गया। क्या हो गया, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। अब यहां पर NIA जो होता है, क्या होता है, NIA ए बराबर होता है किसके, M के। किसके बराबर होता है, M के, और इसको हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। जहां M को हम क्या कहते हैं, M बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है ये, चुंबकीय आघूर्ण। वहां पर आपने क्या पढ़ा था, वैद्युत आघूर्ण पढ़ा था। वहां पर क्या पढ़ा था आपने,
वैद्युत आघूर्ण जिसे हम P से प्रदर्शित कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है जिसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, M से। तो टाउ बराबर अगर ऊपर वाले में लगा दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा mb sin थीटा। तो याद रखिएगा कि टाउ का जो मान होता है वो कितना होता है, mb sin थीटा होता है। जो चुंबकीय आघूर्ण है, m क्या है यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण, m क्या, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण है। b बराबर क्या है यहाँ पर, b बराबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छे से जानते हैं कि b को किससे प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। पढ़ाई को घुमा लो दिमाग में, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऊपर की बात की जाए तो n बराबर होता है कुंडली में फेरों की संख्या, क्या होती है, कुंडली में फेरों की संख्या। अब शॉर्टकट में भी पढ़ना सीखेंगे तभी, फेरों की संख्या। और I बराबर जो होती है वो होती है वैद्युत धारा। I बराबर क्या होती है, वैद्युत धारा। और A बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। ये तो कम से कम याद ही रहते हैं ना। N होता है नंबर, नंबर ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, फेरों की संख्या हो गई। I धारा होती है, A एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है।